अब हम लोग आजादी की पूर्व संध्या पर जो कृषि व्यवस्था थी उसके विषय में पढ़ेंगे। तो आजादी की पूर्व संध्या पर कृषि व्यवस्था कैसी थी, अगर इस विषय पे अगर हम डिस्कस करते हैं तो हम ये पाते हैं कि उस वक्त कृषि व्यवस्था पिछड़ी हुई और ठहरी हुई थी। इसके लिए दो वर्ड का इस्तेमाल हुआ है, बैकवर्ड एग्रीकल्चरल सेक्टर एंड स्टैग्नेंट एग्रीकल्चर सेक्टर। पिछड़ी हुई क्यों थी और ठहरी हुई क्यों थी, अगर इस विषय पर अगर हमको पूर्ण रूपेण ज्ञान प्राप्त करना है तो हमें दो स्तरों पर इसका अध्ययन करना होगा। पहला, अंग्रेजों के समय कृषि व्यवस्था कैसी थी, और दूसरा, अंग्रेजों के पूर्व, उनके आगमन के पूर्व कृषि व्यवस्था कैसी थी। तो सबसे पहले हम अंग्रेजों के आगमन से पूर्व कृषि व्यवस्था को देखते हैं। अंग्रेजों के आगमन से पूर्व कृषि व्यवस्था सुदृढ़ और समृद्ध थी, वह आत्मनिर्भर थी, और जो भी लोग कृषि व्यवस्था में लगे हुए थे वो अपना जीविकोपार्जन करने में सक्षम थे। वो न केवल अपने लिए वस्तुओं का उत्पादन करते थे बल्कि बाजार की भी मांग को पूरा करते थे। वो उस समय के औपनिवेशिक उद्योग, वो उस समय के कुटीर उद्योगों को भी संरक्षण प्रदान करते थे, क्योंकि उनके लिए कच्चे माल का उत्पादन वो स्वयं करते थे। ऐसा नहीं है कि अंग्रेजों के आगमन से पूर्व भारतीय किसान लगान नहीं देते थे। अंग्रेजों के आगमन से पूर्व भारतीय किसान लगान देते थे, परंतु भारतीय किसानों को पूर्ण रूपेण संरक्षण यहाँ के राजाओं के द्वारा, यहाँ के सामंतों के द्वारा युद्ध के काल में और किसी भी प्रकार के प्राकृतिक आपदाओं के समय में प्रदान किए जाते थे, जो कि अंग्रेजी शासनकाल में बिल्कुल प्रदान नहीं किए गए। अब हम आते हैं अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान भारतीय कृषि व्यवस्था को समझने के लिए। अंग्रेजों के शासनकाल में भारतीय कृषि व्यवस्था दिन प्रतिदिन अपने पतन के मार्ग पर अग्रसर हो गई। उसके पीछे कारण क्या था? तो सबसे पहले हम अंग्रेजों की नीयत को देख लें। अंग्रेज यहां पर उद्योग करने के ध्येय से आए थे, और शासक बनने के उपरांत भी उन्होंने अपने इस ध्येय को कभी नहीं छोड़ा। उन्होंने अपने इस ध्येय को प्रारंभ से लेकर के अंत तक जीवंत बना करके रखा। जब वह शासन करने में अपना पहला कदम रखे तो उस वक्त भी उन्होंने अपने औद्योगिक आवश्यकताओं को पूरा करने तथा उससे लाभ प्राप्त करने के ध्येय को नहीं त्यागा। अंग्रेजी साम्राज्य की बड़ी व्यवस्था को भारत में सुचारू रूप से चलाने के लिए अंग्रेजों को निरंतर पैसे की आवश्यकता थी, जो वो केवल भारतीय कृषि व्यवस्था से ही प्राप्त कर सकते थे। अतः उन्होंने अपने आय के स्रोत को निश्चित करने के लिए भारतीय लगान व्यवस्था को सुदृढ़ करने का प्रयास किया, जिससे कि वह भारत से एक निश्चित मात्रा में आमदनी प्राप्त कर सके। इसके तहत उन्होंने भारत की रेवेन्यू सिस्टम को अपने मुताबिक ढालने का प्रयास किया। और इसमें पहल हम देखते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस की, जो उन्होंने 1793 में जमींदारी व्यवस्था के तहत एक स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था की स्थापना बंगाल प्रेसिडेंसी में की। अगर अंग्रेजों की लैंड रिवेन्यू सिस्टम को हम देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि उन्होंने तीन स्तरों पर इस पर कार्य किया। पहला, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, जिसे हम जमींदारी व्यवस्था कहते हैं। दूसरा, महलवाड़ी व्यवस्था, और तीसरी, रैयतवाड़ी व्यवस्था। इन तीनों के माध्यम से उन्होंने अपने आय के स्रोत को निश्चित किया।
इसके द्वारा मुख्य रूप से 3 कैटेगरी सामने आई। पहला सरकार, दूसरी जमींदार और तीसरी किसान। पहली सरकार, जिसका ध्येय एकमात्र अपनी आमदनी को निश्चित करना था और प्राप्त करना था, जिससे शासन के सभी कार्यों को सुदृढ़ प्रकार से संपादित किया जा सके। दूसरा जमींदार, जिसका एकमात्र उद्देश्य किसानों से धन की उगाही करना लगान के रूप में तथा उसकी एक निश्चित मात्रा को अपने पास रखना, बाकी सभी मात्रा को सरकार को प्राप्त करना, सरकार को प्रदान करना। यह जमींदारों का कार्य होता था। किसानों का कार्य खेती करना और लगान प्रदान करना था। इस व्यवस्था के तहत अंग्रेजों ने अपनी आमदनी को तो निश्चित कर लिया और किसी भी प्रकार का कोई निवेश उन्होंने कृषि क्षेत्र में नहीं किया। जो जमींदार वर्ग उभर करके सामने आए अंग्रेजी शासन काल के दौरान, वह इस बात को अच्छे से जानते थे कि जो भी जिस व्यवस्था के तहत वो काम कर रहे हैं उसमें उनका कार्य करना अगले वर्ष भी निश्चित है या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं थी। क्योंकि अगर वो समय पर किसानों से लगान लेकर के अंग्रेजी साम्राज्य में जमा नहीं करते थे तो उनका वो क्षेत्र जहां से वो लगान की उगाही करते थे, जहां से वो लगान को कलेक्ट करते थे, वह क्षेत्र किसी और को बेच दिया जाता था। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि स्थायी बंदोबस्त केवल अंग्रेजों के लिए थी कि उनकी आमदनी स्थायी रहे, यह जमींदारों के लिए नहीं थी। अगर जमींदार लगान को प्राप्त करने में सक्षम नहीं होता था तो उसकी उस अधिकार को किसी और व्यक्ति को बेच दिया जाता था। और यही कार्य जमींदार किसानों के साथ करते थे। अगर किसान अपनी लगान को इनको प्रदान नहीं करता था तो वह उनके जमीन को किसी और को बेच देते थे। अर्थात जमीन का वो टुकड़ा जिस पर खेती होती थी वो निश्चित नहीं थी कि वो किसके पास रहेगी, किसके पास नहीं रहेगी। अतः किसी भी व्यक्ति ने उस पर किसी प्रकार का कोई निवेश नहीं किया, जिसके कारण भारतीय कृषि दिन प्रतिदिन पतन के मार्ग पर अग्रसर हो गई। किसी भी प्रकार का कोई निवेश कृषि क्षेत्र में नहीं किया गया क्योंकि वह लाभ के दृष्टि से शून्य थी। चूंकि भारत कर्म प्रधान देश है और कर्म करते करते अपने अधोगति को प्राप्त करने में यकीन करता है, इसीलिए भारत के किसान किसी भी स्तर तक जाकर के अपने कर्म को करने के लिए बाध्य थे। चूंकि कृषि के अलावा किसी अन्य क्षेत्र में उनको नौकरी नहीं मिलती थी या व्यवसाय के अन्य साधन उपलब्ध नहीं थे, अतः वह कृषि के क्षेत्र में ही कार्य करते हुए मरने के लिए बाध्य थे। दूसरा सेक्टर आता है कृषि क्षेत्र में चुनौतियां। कृषि क्षेत्र की चुनौतियों को दूर करने का प्रयास किसी ने नहीं किया। आज जब हमारा देश आजाद है, तमाम प्रकार के संसाधन उपलब्ध हैं, समय पर सिंचाई के संसाधन उपलब्ध हैं, अच्छे स्तर के बीज उपलब्ध हैं, सभी प्रकार के सहयोग सरकार के द्वारा प्रदान किए जाते हैं, तब भी भारतीय कृषि व्यवस्था मानसून पर निर्भर है। उस समय तो अंग्रेजों का शासन था और अंग्रेजों का मुख्य ध्येय लाभ कमाना था। वह किसी भी प्रकार का कोई निवेश कृषि क्षेत्रों में नहीं करते थे क्योंकि वो जानते थे कि इसमें निवेश करने से बेहतर और अन्य प्रकार के औद्योगिक क्षेत्रों में निवेश करना बेहतर होगा, क्योंकि वहां से लाभ अर्जन करने का तथा लाभ के प्रतिशत को बढ़ाने का अवसर ज्यादा प्रदान होगा। ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त करने के लिए उन्होंने कृषि क्षेत्र को नगण्य मान करके कार्य किया और किसी भी प्रकार से उन्होंने कृषि क्षेत्र में
कोई सहयोगात्मक कार्य नहीं किया। अगर हम अंग्रेजों के देन की बात करें तो हाँ, हमें ये कहना होगा कि भारतीय कृषि का कमर्शियलाइजेशन उन्होंने ही किया, लेकिन उन्होंने जो कमर्शियलाइजेशन किया जिसके तहत भारत में भी नगदी फसलों का उत्पादन होना प्रारंभ हो गया, मगर उस नगदी फसल के प्रारंभ होने का लाभ केवल और केवल अंग्रेजों को मिला, क्योंकि उन्होंने उन्हीं कच्चे मालों का उत्पादन भारत के क्षेत्रों में करवाया जिसकी मांग बड़ी मात्रा में अंग्रेजों के यहाँ उनके औद्योगिक क्षेत्र में थी। जो वहां के औद्योगिक क्षेत्र मांग करते थे उसका निर्माण, उसका उत्पादन भारतीय कृषि क्षेत्रों में किया जाता था या करवाया जाता था। इसके लिए अंग्रेज उनको बाध्य करते थे और उनको मजबूर करके उनसे खेती करवाते थे तथा उनको बाध्य करके उनको जबरदस्ती अपने आप को ही, अपने अधिकारियों को ही बेचने के लिए मजबूर करते थे। बाजार से कम कीमत पर खरीदते थे, जिसके कारण उस कृषि उत्पाद का लाभ भारतीय कृषकों को ना मिलकर के केवल अंग्रेजों को प्राप्त होता था। चूंकि अंग्रेजों को लाभ प्राप्त होता था इसलिए केवल अंग्रेजों का विकास होता था, भारतीय किसानों का किसी भी प्रकार से कोई विकास नहीं होता था। अब एक पॉइंट और रह जाता है जिसने भारतीय कृषि व्यवस्था के और ज्यादा पतन की तरफ अग्रसर कर दिया। आजादी के समय हिंदुस्तान के बंटवारे ने भारतीय कृषि व्यवस्था को और ज्यादा पंगु बना दिया, क्योंकि विभाजन के कारण समस्त उत्पादक क्षेत्र लगभग उत्तर पश्चिम भाग के और उत्तर पूर्वी भाग के पाकिस्तान के हाथ में चले गए, जिसके कारण भारत में मौजूद जनसंख्या का भरण पोषण करना उस समय की कृषि व्यवस्था के लिए दुर्गम हो गया।